एक वक्त की बात है, एक ताकतवर बादशाह अपने बड़े से महल में रहता था। वो अक्सर अपने गांव वालों को देखता और उनकी खुशी का ख्याल रखता था। एक दिन बैठे बैठे बादशाह ने सोचा कि आज शिकार पर जाया जाए। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में अचानक उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी जो एक खूबसूरत परिंदे को पकड़कर ले जा रहा था। जैसे ही शिकारी ने बादशाह को देखा वो डर गया और भागने लगा। शिकारी डर के मारे परिंदे को वहां ही छोड़ देता है और भाग जाता है। बादशाह अपने सैनिकों को कहता है, जाओ भागकर उस शिकारी को पकड़ कर लेकर आओ जिसने इस परिंदे को जख्मी किया है। सैनिक शिकारी को पकड़ने चले जाते हैं और बादशाह परिंदे को पकड़ने चले जाता है और देखता है वो जख्मी तो नहीं हुआ। अरे तुम क्यों इस परिंदे को मारना चाहते थे? शिकारी ने जवाब दिया, मैं इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। ये सुनकर बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो सैनिकों से कहता है कि इसको पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, इसने परिंदे के साथ नाइंसाफी की है। बादशाह ने फौरन उसी वक्त हुक्म दिया कि परिंदे को आजाद कर दिया जाए। लेकिन परिंदा जख्मी था, वो आजाद ना हो सका। बादशाह परिंदे को अपने साथ साथ लेकर जा रहा होता है। अचानक आसमान का माहौल बदल गया। झाड़ियों में से खौफनाक आवाजें आने लगी और फिर चंद दरिंदे भेड़िए निकल आए। उन भेड़ियों की नजरें सीधी उस जख्मी परिंदे पर थीं। वो परिंदे को अपना शिकार बनाना चाहते थे। बादशाह खुद भी जख्मी था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बादशाह ने फौरन अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत के साथ भेड़ियों का मुकाबला किया। एक एक करके उसने भेड़ियों को पीछे धकेल दिया। आखिरकार वो दरिंदे भी वहां से भाग गए। बादशाह ने गहरी सांस ली और उस जख्मी परिंदे को बड़ी एहतियात से उठाया, अपने साथ महल ले गया। बादशाह परिंदे को अपने महल में ले आता है और परिंदा बहुत ही जख्मी होता है। बादशाह उसे अपने बिस्तर में बिठाता है और बादशाह उसके लिए मरहम पट्टी का इंतजाम करने के लिए चला जाता है। बादशाह कहता है, अरे वजीर जल्दी यहाँ पर आओ, तुम्हें पता नहीं मैं जंगल से वापस आ गया हूँ और मेरे ऊपर हमला हुआ था, जल्दी आओ। बादशाह, हुजूर वजीर तो महल से बाहर गया है, उसे कोई काम था। आप मुझे बताएं क्या कहना है। जाओ गांव में से किसी हकीम या डॉक्टर को लेकर आओ, कहो बादशाह ने बुलाया है और बहुत ज़रूरी काम है और जल्दी आना। बादशाह इतना कहकर नौकर को चला जाता है परिंदे के पास जो जख्मी था। बादशाह का नौकर पूरे गांव में ढूंढता ढूंढता एक हकीम के पास पहुंच जाता है। अरे हकीम साहब, आपको बादशाह ने बुलाया है, फौरन चले मेरे साथ। अच्छा तो बादशाह ने मुझे बुलाया है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हकीम बादशाह के नौकर की बात सुनकर और उसके साथ चल पड़ता है। हकीम बादशाह के दरबार में आ जाता है और नौकर के पीछे पीछे चल पड़ता है। जी बादशाह हुजूर, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है? बादशाह हकीम से कहता है, हकीम जी मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था, ये परिंदा मुझे वहाँ जख्मी हालत में मिला है, इसे देखना तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। तो देखता है और बादशाह पूछता है, हकीम साहब ये ठीक तो हो जाएगा, इसका जख्म ज़्यादा गहरा तो नहीं है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो, मैं अभी मंगवा दूंगा आप। बादशाह हुजूर ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जख्म इतना गहरा नहीं है, कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगा। हकीम इतना कहकर चला जाता है और बादशाह परिंदे के पास ही रहता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वो आसमानों में से उड़ता हुआ वापस आता है। वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। बादशाह गार्डन में अपनी सैनिक के साथ बैठा हुआ था कि परिंदा उड़ता हुआ आता है और उसकी गोद में बैठ जाता है। बादशाह बहुत ही खुश होता है और परिंदे से कहता है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। इसी तरह कुछ दिन तो अच्छे गुजरते हैं।
बादशाह की बीवी सोचती है कि बादशाह हर वक्त परिंदे के साथ ही रहता है, हमारे साथ नहीं। वो परिंदे से जेलसी महसूस करती है और सोचती है कि मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए। इतने में नौकरानी नाश्ता लेकर आती है और कहती है, रानी साहबा नाश्ता कर ले। रानी साहबा बहुत ही गुस्से से नौकरानी से कहती है कि नाश्ता टेबल पर रख दो, मैंने नहीं करना। नौकरानी नाश्ता टेबल पर रख कर बाहर जा रही नौकरानी नाश्ता मेज पर रख कर बाहर की तरफ जा रही होती है कि नौकरानी को आवाज देती है, रानी साहबा इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम गांव में जाओ और सबसे ज्यादा होशियार चालाक लड़की को लेकर मेरे पास आओ, मगर इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है रानी साहबा, मैं लेकर आती हूँ। वो गांव से होशियार लड़की को लेकर आती है और रानी साहबा कहती है, रानी साहबा उस लड़की से कहती है कि तुमने मेरा एक काम करना है मगर किसी को बताना नहीं। जी रानी साहिबा, क्या हुक्म है, आप मुझे बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुमने गांव के हकीम के पास जाना है और जाकर झूठ बोलना है कि रानी साहबा बहुत ज्यादा बीमार है। बादशाह के पास जो परिंदा है उसका गोश्त खाकर ही रानी साहबा ठीक होगी। तुमने ये सारी बातें जाकर हकीम साहब को बतानी है और कहना है, इस झूठ बोलने पर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगी, मगर बादशाह को हकीकत का नहीं पता चलना चाहिए। क्या लड़की कहती है, ठीक है रानी साहबा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वो गांव के एक हकीम के पास आती है और आवाज मारती है, हकीम साहब आप मेरी बात तो सुनिए। वो बहुत देर तक हकीम को आवाजें लगाती है। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे आवाज़ क्यों लगा रही थी, कोई काम है क्या? भेजा है और कहा है कि मेरी बीमारी का झूठ बोलना है। बादशाह से कहना है रानी साहबा तब ही ठीक होगी जब आपके पास परिंदा जो है का गोश्त रानी साहबा को खिलाया जाए। मैं ये रानी साहिबा की बात मानता हूँ, लेकिन मैं इसकी दुगनी कीमत लूँगा और किसी को नहीं बताऊँगा। वो ये सब बात सुनकर चली जाती है और रानी साहिबा को बताने वो वापस महल रानी साहबा के पास आती है। रानी साहबा पूछती है, क्या हुआ, क्या काम हो गया है? तब वो रानी साहबा को बताती है कि जी काम हो गया है, हकीम झूठ बोलने पर राजी हो गया है, मगर उसने एक शर्त रखी है और कहा है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अगर कीमत दुगनी लूंगा। सब सुनकर रानी साहबा खुश हो जाती है और नौकरानी को जाने से कहती है वहाँ से। मन ही मन में सोचती है कि अब वो इस परिंदे से छुटकारा पा लेगी। एक ही दिन रानी अपना नाटक शुरू करती है और हकीम को बुलाते हैं। क्या हुआ राजा जी, आपने मुझे बुलाया है, कोई काम था क्या? हकीम को तो सब कुछ पता था, वो जानबूझकर राजा से पूछ रहा था, क्या बात हुई राजा साहब? हकीम जी देखना तो मेरी बीवी को क्या हुआ है, अचानक से ये बीमार हो गई है, देखना तो। हकीम रानी को देखकर बताता है, राजा साहब रानी को कुछ दिनों से बहुत शदीद बुखार है, इसका यही एक इलाज है। हकीम साहब आप मुझे इलाज बताएं, मैं फौरी तौर पर वो इलाज करवा लूँगा। राजा साहब इसका यही एक इलाज है, आपके पास जो परिंदा है उसको ज़िबा कर कर रानी साहबा को गोश्त खिलाएं, रानी साहबा कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। हकीम जी आपका दिमाग तो ठीक है, ये आप क्या कह रहे हैं, उस परिंदे को क्यों ज़िबा किया जाएगा, जाइए आप यहाँ से। बादशाह हकीम को बहुत ही बुरा भला कहता है और वहाँ से भगा देता है। बादशाह ने हकीम को इसलिए भगा दिया, वो परिंदे से बहुत ही लगाव करता था। बादशाह को हकीम की बात अच्छी नहीं लगी। बादशाह वहाँ से चला जाता है और जाकर परिंदे को उठाता है, उठाकर अपने बिस्तर पर बैठाकर, आप इधर बैठो, मैं गांव के कुछ मसले मसाइल देखकर आता हूँ। परिंदा बादशाह के बिस्तर पर अकेला बैठा होता है। बादशाह महल में आकर कहता है, क्या बात है, आपने मुझे क्यों आवाज लगाई? बादशाह बहुत ही देर तक नौकरों और सैनिकों से पूछता है, वो कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग बाबा आते हैं। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ पर क्यों आए, आपको कोई काम था, आपने मुझे क्यों आवाज लगाई, आप इनको आवाज लगा लेते। अरे बेटा बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे आपको आवाज लगानी पड़ी। अरे बेटा मैं आपको
आपको एक बात बता दूं, आपके गांव पर बहुत ही बड़ी मुश्किल आने वाली है और आपके घरों पर भी। अरे बाबा, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? मुझे आपकी किसी बात की भी समझ नहीं आई। बेटा, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है, मैंने झूठ नहीं कहा। आपके ऊपर 2-3 मुसीबतें आने वाली हैं, एक तो घर की, एक और गांव की, और एक और होगी, वो आपको नहीं पता चलेगा कभी भी। बाबा जी, आप कहाँ पर रहते हैं? आप इस गांव में तो नहीं रहते, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप ये बात छोड़ो, जो मैंने आपको बात बताई है आप उस पर गौर रखना और फिर आपको पता चलेगा। इस बाबा की बात बादशाह को बहुत परेशान कर देती है, लेकिन बादशाह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और बाबा वहाँ से चला जाता है। महल में जितने भी आदमी होते हैं वो बहुत ही परेशान और हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, बाबा जी जाते जाते ये क्या बात कह गए, ये तो अजनबी है, ये हमारे ऊपर कुछ ऐसा वैसा ही ना हो जाए। बादशाह भी बहुत परेशान था और कहता था, ये कौन बुजुर्ग थे जो हमें इतना कुछ कहकर चले गए। और दूसरी तरफ रात होते वक्त ही गांव में हलचल मच जाती है। कुछ भेड़िए गांव में हमला कर देते हैं और गांव के कुछ लोग भी नहीं बाहर निकलते, वो बहुत ही डरे होते हैं। बादशाह का वफादार परिंदा गांव के दरख्त पर बैठा था, वो सब मंजर देख रहा होता है। वो उड़ते हुए बादशाह के पास जाता है। वो महल में आता है और बादशाह के बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और चूं चूं करता है और बादशाह को उठाने की कोशिश करता है और बादशाह अचानक से ही उठ जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। अरे क्या हुआ? तुम इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? क्या हुआ तुमको? परिंदा बादशाह को सारी बात बताता है। बादशाह को समझ आ जाती है कुछ तो कुछ मुश्किल है। बादशाह उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं गाँव की तरफ। बादशाह महल से कुछ आदमियों और सैनिकों को लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। महल के सैनिक बादशाह के पीछे पीछे बादशाह के साथ गांव की तरफ चल पड़ते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं वो एक भेड़ियों को बहुत बड़ा झुंड गांव में दाखिल हो गया है। वो बादशाह और कुछ सैनिक उस भेड़ियों को भगाने लग जाते हैं। भेड़ियों का झुंड भाग जाता है और गाँव में अमन सुकून शांति हो जाती है। बादशाह और के साथी उस रात भेड़ियों को भगा देते हैं। अगले ही दिन बहुत ही अच्छा होता है। अचानक से एक बाघ उड़ता हुआ आता है और पास के पड़े मेज में बैठ जाता है। तो बादशाह कहता है कि तुम कौन हो? तो बाज कहता है कि मैंने तुम्हें जंगल में भेड़ियों के साथ लड़ते हुए देखा था। तुम्हारे पास जो परिंदा है वो बहुत ही वफादार है, लेकिन गिरदार तुम्हारे महल में से ही कोई है, तुम्हारे महल में ही गिरदारी हो रही है। इतना कहकर वो उड़ जाता है। बादशाह को कुछ भी समझ नहीं आता, कभी बाज आ जाता है, कभी बाबा आ जाता है, मेरे साथ हो क्या रहा है, कभी गांव में हमला हो जाता है और बादशाह को कुछ भी समझ नहीं आता था। और दूसरी तरफ बादशाह की बीवी परिंदे से बहुत ही चिढ़ती थी। वो हर वक्त यही कहती रहती थी, बादशाह परिंदे को टाइम देता है, हमें टाइम नहीं देता, हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। वो हर वक्त ऐसे ही रहती थी। वो परिंदे को बादशाह के साथ देखकर बाहर आ जाती है खुली हवा में सांस लेने के लिए। वो वहाँ पर भी बैठे कहती है, परिंदा ना हुआ कोई अजाब भी हुआ हमारे साथ तो बादशाह इसका साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, हमारा क्या होगा। मुझे लगता है इस घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बादशाह कहता है सैनिकों को, तुम जाकर बाबा जी को ढूंढ कर लेकर आओ, जो कहकर गए थे तुम्हारे गांव और तुम्हारे घर पर मुसीबत आनी है, वो ही हमें कोई सही राह दिखाएगा। ठीक है, हम जाते हैं और ढूंढ कर लेकर आते हैं बाबा जी को। वो जंगल में जाते हैं, जाकर बाबा जी को ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, बाबा जी उनको मिल जाते हैं। अरे बेटा, अब तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जब मैंने तुम्हें पहले कहा था तो तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। बाबा जी, आपने जो जो कहा था वो सब कुछ सच हो गया है, इसके पीछे क्या वजह है हमें ये बता दीजिए। अरे बेटा, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, कोई घर का आदमी ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बाबा इतना कुछ कहकर चला जाता है। वहाँ से बादशाह को समझ आ जाती है मेरी बीवी मुझसे झूठ बोल रही है। बादशाह महल से लौटकर अपने घर आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी सारी हकीकत पता चल गई है। तुमने बीमारी का भी नाटक किया था और परिंदे को मारने की साजिश तुमने ही रची थी।
रानी राजा की सब बातें सुनकर कुछ भी जवाब नहीं देती और परेशान और हैरान हो जाती है। वो महल छोड़कर अपने घर में जा रही होती है। राजा दूसरी तरफ बहुत ही परेशान होता है। रानी महल छोड़कर जा रही होती है। दूसरी तरफ बादशाह ने अपने सैनिकों को भेजा होता है सच पता करने के लिए। वो हकीम के पास आते हैं और कहते हैं आपको बादशाह बुला रहे हैं। अरे बादशाह ने मुझको क्या कहना है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हकीम बाबा उनके साथ चला जाता है महल की तरफ और मन ही मन में सोचता है लगता है बादशाह को सब असलियत पता चल गई है, मुझे जाकर सब सच्चाई बता देनी चाहिए। बादशाह मुझे रानी ने कहा था इसलिए मैंने ये झूठ बोला था और मेरा कोई भी कसूर नहीं है। अच्छा, इस सारे माजरे में रानी साहबा का हाथ था। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। रानी साहबा कहती थी हर वक्त राजा परिंदे का एहसास करता है, हमारी उसको कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। राजा साहब सोचने लग जाते हैं और उसे कहते हैं तुम जा सकते हो, मैं सब कुछ देख लूँगा। अगले ही दिन राजा सहन में तोते के साथ बैठा होता है। वो कुछ देर तक तोते के साथ बातचीत करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और बहुत ही बेचैनी से रहते हैं। वो कभी सहन में आते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी महल में जाते हैं। बादशाह का कहीं भी दिल नहीं लग रहा होता। वो कहता है मैंने रानी की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ, मेरा तोता भी होता और वो रानी भी मेरे पास ही होती, ऐसा हो तो फिर अच्छा है। वो अगले ही दिन जाता है रानी को वापस लेने के लिए। वो चलता चलता महल में पहुंच जाता है रानी के पास। वो रानी के पास जाकर कहता है मुझे समझ आ गई है, तुम ऐसा क्यों कह रही थी। अकेले में भी नहीं आदमी का दिल लगता, इसलिए तुम कह रही थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो हम साथ में रहेंगे और आज से मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा और परिंदे का और सबका ख्याल रखूंगा। आज से तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं आने दूंगा। बादशाह और रानी और तोता हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले भी बहुत हंसी खुशी से रह रहे होते हैं।